हमेशा मतलब मोहताजी वाली ज़िंदगी लगता है मेरी रहेगी, लेकिन पता नहीं अंदर से वो एक इनर आपका आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे ये लाइफ नहीं जीना। तो इसके लिए मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ये बिज़नेस ही लगा, क्योंकि इसमें हम वक्त को ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारा लाइफ सेट हो गया। कहते हैं कि हौसला हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जीवन एक संघर्ष का नाम है और जो लोग हिम्मत करते हैं और अपने सपनों को शिद्दत से चाहते हैं वो सपने पूरे भी होते हैं। आज सुनते हैं पटना के शाजिया कैसर की कहानी, जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम बनाया है कि आज हर कोई शाजिया के बारे में जानना चाहता है। कौन है शाजिया और किस तरह से खड़ा किया है अपने लाखों का कारोबार, वो भी जूतों से इश्क करके। बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली शाजिया कैसर ने साबित कर दिया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। शाजिया ने पहली बार बिहार में शू लॉन्ड्री खोला और लोगों के पुराने जूतों को नए जैसा बना कर दिया। पहले लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वो दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। शाजिया का कहना है कि जूते तो जिंदगी का साथी होते हैं, दुख में भी और सेलिब्रेशन में भी। अक्सर लोगों से कहते सुना है कि जूता देखकर ही आदमी के औकात का पता चल जाता है। क्या आप जानते हैं कि जूते भी बीमार पड़ते हैं और जूतों को भी सर्विस की जरूरत होती है। शाजिया की कहानी शुरू होती है उनकी शादी के बाद। शादी करके शाजिया जब अपने ससुराल पहुंची तो सुनिए उनके साथ क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। ये जर्नी जो है इसको शुरू करने से पहले मेरी शादी काफ़ी अर्ली एज में हो गई थी। आफ्टर इंटर ही हो गई थी। मैं फिज़ियोथेरेपी के फर्स्ट ईयर में थी, तभी मेरी शादी हो गई थी। तो शादी जो हो गई थी तो उसमें कुछ ऐसा हो गया था इंसिडेंस, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ ही मतलब ख़त्म, एंड हो चुका है। वो ये हुआ था, वो गलती मेरे फादर की ही थी, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ वो प्रॉपर तरीके से जो उनको करना चाहिए था अपनी बेटी के लिए रिश्ता करने से पहले, जो हर एक पेरेंट्स देखते हैं, पूरा रिसर्च वर्क करते हैं, उन्होंने प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। और किसी और का वो एक्चुअली जो नर्सिंग होम देखकर उन्होंने शादी की थी वो किसी और का था, वो मेरे हस्बैंड का नहीं था। और उन्होंने कर दिया था शादी, और मतलब ऐसा लगा कि कोई अर्थ से फर्श पे आ गया है, क्योंकि मेरे फादर तो एक अच्छे वेल ऑफिसर थे, एडीएम थे वो, और शादी ऐसी जगह हो गई जहाँ पे लड़का का कुछ भी नहीं था। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा, और वो एज भी काफ़ी मेरी कम थी उस वक्त, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी इस चीज़ से। मुझे लगा कि मैं हमेशा मतलब मोहताजी वाली ज़िंदगी लगता है मेरी रहेगी, लेकिन पता नहीं अंदर से वो एक इनर आपका आवाज़ आती है कि नहीं, मुझे ये लाइफ नहीं जीना है। और तो फिर जब मैंने ये सारी चीज़ें बताया घर पे, तो उनका यही कहना था कि तुम्हारी किस्मत, हम लोगों ने तो देख के किया था, अब ऐसा हो गया है। तो मुझे ये बात हज़म नहीं हुई कि किस्मत कैसे हो सकता है। जब मैं अपने से करती पसंद करके तब हो सकता था किस्मत होती, लेकिन यहाँ पे तो आप लोगों के मर्ज़ी को मैंने एक्सेप्ट किया, तो मेरी किस्मत तो आपके हाथ में, इसका मतलब आपने ही उसको ख़राब किया है। तो फिर बाद में मेरे फादर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, मैंने प्रॉपर नहीं देखा, मतलब बस ऐसे ही सुपरफिशियली ये देखा। तो अब अगर आप चाहो तो आप जो है डाइवोर्स ले सकते हो, और फिर आप जहाँ जैसे बोलोगे मैं कर दूँगा। तो मुझे ये बात और भी नागवार गुजरी कि भाई मैं मतलब गलती मुझसे तो हुई नहीं है, और उस गलती की सज़ा फिर मैं क्यों लूँ, और मेरे पास ऐसा टैग क्यों लगे कि मैं एक मैरिज को नहीं संभाल पाई। फिर दूसरा, क्योंकि हर हाल में कहा ही जाता है कि समाज में लड़की पे ही ब्लेम आता है, तो जबकि मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरा शुरू से वो था दिमाग में कि मुझे मतलब अपने घर वालों की इज़्ज़त को झुकाना नहीं है, ये करना है। तो अब जिन 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 पेरेंट्स पे मैंने यकीन किया और उन्होंने ही अपना प्रॉपर होमवर्क नहीं किया था, तो खैर, लेकिन हाँ, मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ समझाया था कि देखो बेटा, अगर पैसा वजह है तो उसको सोच कर डिसीजन मत लो। इंसान अगर अच्छा है तो तुम मतलब थोड़ा सा सब्र करो, वो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने काफ़ी डीपली एब्जॉर्ब किया। मतलब जो मेरे इन लॉज़ थे, फैमिली काफ़ी शरीफ और काफ़ी अच्छे लोग थे।
तो मुझे लगा कि शायद मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चलो अब जो भी है हो सकता है ऊपर वाले का मतलब है, मतलब मैं एक ज़रिया बनूं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो एज अ पर्सन मुझे वो काफ़ी जेन्युइन लगते थे। तो फिर मैं उस वक्त था कि नहीं, अब जो चीज़ की कमी है मुझे अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैं उनको इस्टेब्लिश्ड करने के पीछे मेरा पूरा ध्यान लगा था। और मेरे फादर का ये कहना था कि तुम पहले कामयाब हो जाओ फिर उनको करना। तो मुझे ये लगा कि नहीं, अगर मैं कामयाब हो गई तब तो फिर मैं काफ़ी और डिस्टेंस आ जाएगा हमारे बीच। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर एक लड़की की इज़्ज़त जो है वो उसके शौहर के इससे होती है, रेपुटेशन से होती है, और तभी वो कॉन्फिडेंस भी आता है। तो मेरा पूरा का पूरा था कि अभी मुझे कैसे भी करके ना मेरे हस्बैंड को एक 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 इस्टेब्लिश्ड जो है वो उनको करियर जो है वो उसमें सपोर्ट करना है। तो मैंने उसके बाद जो है मेरा मतलब फर्स्ट बेबी हुआ, और उस वक्त मेरे हस्बैंड तो कोई जॉब नहीं था उनको, कोई काम नहीं था उनके पास। तो मतलब मैं वो फर्स्ट बच्चे का खुशी भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रही थी। मतलब इतना मेंटली मेरे अंदर वो था कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो फिर जो है मैंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली WHO में एज ए एक्सटर्नल मॉनिटर का। तो मैंने वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दिया और मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैंने इतना मतलब शिद्दत से काम किया कि उन्होंने मुझे इंटरनल में ऑफ़र किया। तो 3 महीना मैंने इंटरनल जॉब किया, और मेरा टारगेट था कि मुझे उससे पैसा अर्न करके मेरे हस्बैंड को मैंने जो है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, उनके पास डिग्री नहीं थी, नॉलेज था बट डिग्री नहीं थी। तो मैंने जो है उनका फ़ीस दिया, मतलब उनका एडमिशन कराया। तो इसीलिए मेरा वही टारगेट था। तो वो मैंने उनको करा दिया कि ये इनको एक डिग्री मिल जाएगी तो फिर ये अपना फिर आगे का करियर ये आगे ले जाएंगे। तो वही चीज़ किया, और इनको मैंने कहा कि आप मतलब पहले वो करो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो फिर जो है मेरे हस्बैंड भी, उन्होंने भी उस वक्त काफ़ी मतलब उनको भी डर लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, तो वो नहीं उतना कन्विंस हो रहे थे। लेकिन मेरे ज़िद करने पर और पैसा की जो कमी थी वो मैंने कहा कि मैं किसी और से नहीं लूँगी, मैं खुद कमा के ही मैंने उनको सपोर्ट किया। और फिर जो है उन्होंने अच्छे से मतलब अपनी पढ़ाई की, मतलब नॉलेज तो था ही, डिग्री भी मिल गई उनको। तो फिर उनके पास जब डिग्री आ गई, एक्सपीरियंस था ही, और उसके बाद जब उनको गवर्नमेंट का जब निकला वैकेंसी, उन्होंने अप्लाई किया, फिर उसमें भी उन्होंने क्रैक कर लिया। तो बस उनकी जॉब लग गई और फिर हमारा लाइफ सेट हो गया। और उसके बाद जब मैंने जो करना चाहा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। एक वक्त था जब मैंने उनको सपोर्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तलाक तक बात पहुंची थी, लेकिन शादिया ने अपने पति को कामयाब बनाया और खुद बिजनेस की शुरुआत कर डाली। बात सही है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं होती है जितनी कि लोग समझते हैं। बड़ा बनना है तो कुछ बड़ा करना होता है। शाजिया को जब शू लॉन्ड्री बनाने का ख्याल आया तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। घर वाले भी खुश नहीं थे। जूतों का काम, वो भी महिला होकर, हर तरफ से ना सुनने को मिल रहा था। लेकिन शाजिया अपने फैसले पर टिकी रही और आज सफल महिलाओं में से एक शाजिया महीने में लाखों रुपए कमा रही है। शाजिया ने फिजियोथेरेपिस्ट की पढ़ाई की थी, सरकारी नौकरी किया और बाद में WHO और यूनिसेफ से भी जुड़ी, लेकिन मन जूतों के काम में अटका रहा। वो कुछ बड़ा और अनोखा करना चाहती थी। खुद सुनिए शाजिया अपनी जर्नी के बारे में क्या कहती हैं। जहाँ तक बात है चैलेंजेस का, या मैं इस मुकाम तक पहुँची, तो ऐसा तो मैंने सोचा नहीं, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं थी। मुझे एट प्रेजेंट जो सिचुएशन था, मुझे बस ये था कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर आगे का नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगी, स्टेप बाय स्टेप। तो ये था। तो जब मेरी शुरुआत हुई थी
तो उस वक्त मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था क्या करना है, कैसे करना है, बिज़नेस का कुछ भी नॉलेज नहीं था, ना ही फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था। क्योंकि मैं ये भी बता देना चाहूँगी कि मेरे जो मतलब मैं अपनी जो फैमिली की जो जनरेशन हूँ, फर्स्ट जनरेशन हूँ जो बिज़नेस में आई हूँ। और इसका बिज़नेस में आने का जो मेरा मोटिवेशन वो मुझे कुरान शरीफ से ही मिला, क्योंकि जो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है, सी इज़ द फर्स्ट वुमन इन इस्लाम, जो बहुत बड़ी बिज़नेस वुमन थी। तो उसी से इंस्पिरेशन मिला कि अगर मैं एज अ करियर इसमें आती हूँ तो शरीयत के हिसाब से मुझे मेरे फैमिली जो भी रोकना चाहेंगे वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं उनको आंसर जो है उसी के हिसाब इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको आंसर करूँगी। तो वो एक मेरा मोटिवेशन था जो कि मैं जो ये हुई। और उससे दूसरा रीज़न ये था कि मैरिड और बच्चे फैमिली वाली होने की वजह से मैं अपनी फैमिली को भी वक्त देना चाहती थी और अपने सपनों को भी जीना चाहती थी। तो इसके लिए मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन जो है ये बिज़नेस ही लगा, क्योंकि इसमें हम वक्त को ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इससे पहले मैं जॉब कर रही थी यूनिसेफ में भी, और मेरी गवर्नमेंट जॉब भी थी, लेकिन उसमें बहुत आपका रिस्ट्रिक्शन होता है, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करा रहा था फैमिली के हैप्पीनेस को लेकर और मेरे भी उस चीज़ को लेकर। तो इसीलिए मैंने उसको क्विट किया और बिज़नेस में अपना लक आजमाया। और बिज़नेस में भी मुझे कुछ भी नहीं आता था, बहुत ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट टैलेंटेड या जो भी बोलिए वो वैसा कुछ नहीं, एकदम सिंपल जो एक हाउसवाइफ होती हैं वही थॉट थी। लेकिन हाँ, मुझे कुछ करना था जाकि मैं एक्टिव रहूं और अपनी फैमिली को भी देख पाऊं। तो मुझे फिर लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि बिज़नेस को रूप दे पाऊं। तो किसी भी चीज़ को अगर जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, तो ऑब्वियस है उसके कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं ऐसा चीज़ को ट्राई करूं जो कि मार्केट में है ही नहीं, ताकि कोई मुझे जज भी नहीं कर पाए और मेरे लिए भी एक ईजी रहेगा शुरुआत करना। तो मैंने यही जब अपना रिसर्च कर रही थी जॉब के दौरान ही, कि मुझे मतलब मेरा इरादा हो चुका था 1 साल पहले से ही कि मुझे अभी बिज़नेस को, ये जॉब को क्विट करना है और अपना जो है बिज़नेस शुरू करना है। तो उसी रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि हर एक प्रोडक्ट का अपना सर्विस सेंटर होता है, लेकिन फुटवेयर या लेदर गुड्स जो है इसका कोई भी सर्विस सेंटर नहीं है, जबकि ये हर एक पैरों की ज़रूरत है, हर एक घर में ये मौजूद होता है। तो मुझे लगा कि इसमें जो है ज़रूर मुझे रिसर्च और करना चाहिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, बहुत कुछ, क्योंकि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज था। तो मुझे लगा कि टफ़ तो है, लेकिन हाँ अगर ये सेट हो जाता है तो एक नया बिज़नेस मॉडल जो है एक सोसाइटी को भी मिलेगा और प्लस मेरे लिए भी एक थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ताकि मैं और मेहनत करके और इस लाइन में आगे और इस चीज़ को एक्सप्लोर करूँ। अब बात आती है कि एज अ विमेन मैंने ये सेक्टर ही क्यों चूज़ किया। तो ये इसलिए चूज़ किया, मुझे ये दिमाग में था कि अगर मैं विमेन हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं विमेन वाला ही फील्ड चूज़ करूं, क्योंकि उससे फिर हम लिमिट हो जाते हैं। और जब हम थ्योरेटिकल पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे होती है कि मर्द औरत बराबर हैं, दोनों के हाथ पैर सब इक्वल हैं। तो जब हम काम करने के लिए निकले हैं सब कुछ एक है। क्योंकि अगर एज अ एग्जांपल देखते हैं रेस्टोरेंट की बात, तो जहाँ तक बात है खाना बनाने का हक जो है वो वुमेन को ही है, लेकिन वहाँ पे सारे शेफ़ जो है वो मेल होते हैं और बहुत अच्छे से, इवन वुमेन से भी ज़्यादा टेस्टी फूड बनाते हैं। तो जब उन्होंने लिमिट नहीं रखी तो फिर मैं क्यों अपने आप को लिमिट करूं। तो इसीलिए मुझे लगा कि जब वो हमारे सेक्टर में आके झंडा गाड़ सकते हैं तो एज अ फीमेल मैं भी उनके सेक्टर में जाके झंडा गाड़ूं। तो ये मेरा इनिशियल थॉट था और उसी पे किया। तो अल्लाह ने मुझे कामयाबी भी दी, और कामयाबी ऐसी है जो कि मैंने सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे इतना था कि मैं कोशिश करती हूँ, अगर वो हो गया सक्सेस दैट्स गुड, नहीं तो फिर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने काम को करने जारी रखने के लिए। तो इसी सोच के साथ मैंने इसको किया। शुरू में तो चैलेंजेस ऐसे थे कि लोग तो पहले आपको नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो क्योंकि मैं पढ़ती थी बुक्स वगैरह, तो मुझे ये पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो आसान नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बड़े शिद्दत से अगर कोई चीज़ मिलती है तब वो फील आता है कि हाँ हमने कुछ अचीव किया, और सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाएगा तो फिर वो क्या सक्सेस हो, कोई सक्सेस नहीं हुआ। तो इस दौरान मुझे लर्निंग भी बहुत ज़्यादा मिली, जो कि शायद मैं किसी इंस्टीट्यूशन से अगर पढ़ाई करती, MBA की या कोई भी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ लेती, तो
उतना मुझे नॉलेज नहीं हो पाता जो कि मुझे बिजनेस में आने से हुआ। बिजनेस में आने वाली वो अपने घर की पहली महिला है। शाजिया कहती हैं कि कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, कुछ अलग करना था तो मैंने इस काम को शुरू कर डाला। इससे पहले शू लॉन्ड्री के बारे में किसी ने कुछ सुना ही नहीं था। फिजियोथेरेपिस्ट शाजिया अब जूतों को ठीक करती हैं, पुराने जूतों को नए जैसा चमकाकर वापस करती हैं। मेरी जो एजुकेशन हुई है वो फिजियोथेरेपी में हुई है। और वैसे मेरे ससुराल वाले ने शादी किया था कि भाई डॉक्टर लड़की ला रही है। मेरे फादर ने मुझे पढ़ाया कि भाई मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहा हूँ और बेटी जो है कॉबलर का काम शुरू कर दे। तो ये उनके थॉट था। तो मुझे ये पता था कि इस चीज़ को वो लोग उस तरीके से लेंगे, बट मैं इसको दूसरे रूप में देख रही थी। मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो क्लिक कर जाता है तो एक मतलब क्रिएटर में बन सकती हूँ। तो इस थॉट के साथ इसीलिए, और जब कहा ही जाता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, एक दूसरे को एडवाइस करते हैं, लेकिन जब खुद पर इम्प्लीमेंट की बात आती है तो फिर हम सीधा स्टेटस और ये वो के चक्कर में चले जाते हैं। तो खैर मुझे ये चीज़ का था एहसास, तो इसीलिए मुझे पता था कि लोग रेजिस्ट करते हैं। मुझे उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, मुझे बस फोकस करना है कि मैं जो करना चाहती हूँ बस मैं उसको कोशिश करूँ और उसको कंटिन्यू करूँ। शुरू में जब लोगों ने शू लॉन्ड्री के बारे में सुना तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था, कोई उन्हें काम नहीं देता था। एक दिन एक आदमी ने अपने फेंके हुए जूतों को शाजिया के हवाले किया। वो पहला काम था जिसको एक चैलेंज के तौर पर शाजिया और उनके कारीगरों ने लिया। जब बना हुआ जूता उस आदमी को मिला तो वो हैरान रह गया। कभी एक महीना में शाजिया के कारखाने में 60 जोड़ी शू बनने आता था और अब एक दिन में 60 जोड़ी से ज्यादा शू उनके यहाँ रिपेयर होने आता है। उस पे तो सबसे पहले जब हम लोग शॉपकीपर जो फुटवेयर वाले हैं उनके पास भी जाके उनको जब बताते थे कि इस तरह का हमने ओपन किया है, तो उनको तो पहले बिलीव नहीं होता था। उनको लगता था, जब उनको ये पता चलता था कि अरे इसको स्टार्ट करने वाली एक फ़ीमेल है, और जब वो मुझे देखते थे, इवन मतलब मेरा जो अपीयरेंस है उसको देखकर वो जज कर लेते थे कि मेरा दिमाग में क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो मेरी थॉट और मेरा जो रिसर्च वर्क है, मेरा जो है उस पर डिपेंड। वो तो मुझे पता था कि शुरू में तो वो नहीं, जब उनको रिजल्ट मिलेगा ना, जब वो मुझे, जैसे अगर मैं सर्विस सेक्टर में हूँ तो सर्विस ही मेरा जवाब देगा कि मुझे नॉलेज है या नहीं है। वो काम था, मतलब जैसे वो शूज़ जो है वो फेंकने वाला, वो पूरा वही शूज़ हमारे पास आया कि इसको मैडम बना दीजिए। तो कहीं अगर ये मेरे इतने 10,000 का 5,000 का पता नहीं जो भी मन आया वो उन्होंने प्राइस बता दिया कि अगर ये ख़राब हुआ तो फिर मैं आप समझूंगा, आपसे पेनल्टी लूँगा। तो ऑलरेडी वो ख़राब है और उसका भी मुझे वो थ्रेटनिंग देके, तो खैर कोई बात नहीं है, मुझे पता था कि यही एक चैलेंज है। तो उसको हमने अपने कारीगर से मिल के बात किया कि हम लोगों को इसका, हमने पिक्चर वगैरह ले लिया, वीडियोज़ वगैरह बना लिया कि प्रूफ के तौर पे, और हमने उस पर मतलब समझिए कि अगर उसका कॉस्टिंग जो हमने उनसे चार्ज किया था उसका डबल कॉस्टिंग मतलब खर्च करके उसको हमने बेहतर बनाया उसको। और जब उन्होंने देखा अपने शूज़ को तो वो भी पहचान नहीं पाए कि ये उन्हीं का शूज़ है। जब हमने उनको एज अ प्रूफ के तौर पे जब दिखाया उनको इमेजेस और वीडियोज़, तब उनको यकीन हुआ। और उसके बाद फिर जो है उन्होंने एक दूसरे को बोला। फिर तब कुछ दिन तो सब ट्राई करते रहे अपने एकदम बेकार फेंकने ही वाला शूज़ को। तो हम लोग जब उसको बेहतर पहनने लायक बनाने लगे तब जाके उनका फिर रियल शूज़ आने लगा, और अब तो एक घर से 25 जोड़ा 50 जोड़ा ऐसे आ जाता है। शाजिया हिजाब पहनती हैं। हिजाब को लेकर एक ना खत्म होने वाला विवाद चलता रहता है, लेकिन क्या सही मायनों में हिजाब महिलाओं के काम में रुकावट डालता है? इसके बारे में शाजिया कुछ और ही बताती हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हिजाब पहले मैं नहीं पहनती थी, ठीक है। जब से मैंने पढ़ना शुरू किया उसके बाद पता चला कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हिजाब। तो एक तो रिलीजियस पॉइंट है वो डिफरेंट है, ठीक है, उसको अभी साइड कर देते हैं क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, मिक्स कल्चर है। लेकिन मैं दूसरे पॉइंट से, जो एक जेनरिक पॉइंट से बोलती हूँ कि एक तो इन्वायरमेंट, क्योंकि इसमें बिजनेस में है आपको फील्ड वर्क भी काफ़ी हो जाता है, तो एक तो पॉल्यूशन जो है उससे प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा, मैं अभी तक फिजियोथेरेपी छोड़ने के बाद जो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ
तो क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ। और फोकस कहाँ से आया? क्योंकि मैं कवर्ड हूँ ना, दिमाग में जो है मेरा वो फोकस्ड है, क्योंकि हिजाब की वजह से इधर उधर नहीं गया और इसी पे कंटिन्यू। दिक्कतें आई बहुत, अगर ऐसा सिचुएशन आया कि अगर मैं श्योरिटी के साथ ये बोल सकती हूँ कि अगर कोई भी रहता है तो उस चीज़ को क्विट करके वो दूसरा ऑप्शन देख सकता था। लेकिन मुझे ये बिलीव था कि है अभी दौर टफ है, लेकिन हाँ आगे जो है अगर ये हर्डल में पार कर जाऊँ तो इसके बाद इसका फ्यूचर हो। क्योंकि कस्टमर के रिव्यूज़ पे, फीडबैक पे ही आपको पता चलता है, या कुछ आपका खुद का भी सेंस होता है कि हाँ मार्केट क्या आगे जाएगा। तो उस चीज़ पे मैं टिकी रही, इसीलिए आज मैं आपके सामने इंटरव्यू देने के लायक हूँ। अगर मैं उस फेज में ही क्विट कर जाती तो आज ना इस तरह की सर्विस मौजूद रहती और ना कोई दूसरा हिम्मत कर पाते। क्योंकि अगर मैं क्विट कर जाती तो मुझे ही एज अ एग्जांपल मान के दूसरे फिर इसमें ट्राई भी नहीं करेंगे। बिल्कुल हिजाब से एक सबसे बड़ी, क्योंकि मुझे ये पता था कि ये जो मेरा सेक्टर मैंने चूज़ किया है, 99% जो मेरे कंज्यूमर है वो मेल हैं और मैं फ़ीमेल हूँ। और फीमेल से रिलेटेड यहाँ कोई भी काम मतलब इवन हमारी फ़ीमेल कंज्यूमर भी नहीं है फुटवेयर के लिए, सारे के सारे मेल हैं और दिन रात मुझे मेल को ही डील करना है। तो हिजाब से एक ये रहा कि क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल होता है कि मतलब उनका आज तक, मतलब ये मेरे 7 साल के जर्नी में आज तक मुझे एक भी बार माशाल्लाह से कोई भी बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो इससे एक ये होता है कि ऐसा नहीं है सोसाइटी एकदम से ख़राब है या कहीं भी लड़की जाएगी और उसके साथ कुछ भी हो जाएगा, वो नहीं, वो उस सिचुएशन और उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 99% मेल कस्टमर के बीच में रहते हुए मुझे एक बार भी माशाल्लाह से कोई भी नहीं हुआ। तो इससे यही चलता है कि मतलब लोग भी देखते हैं, मुझे एक तरह से समझिए प्रोटेक्शन दिया, जो बुरी नज़रों है ना उससे बचाया। शाज़िया ने 3 लोगों से अपने काम की शुरुआत की थी। उनकी कंपनी का नाम रिवाइवल है। आज रिवाइवल में 21 लोग काम करते हैं और पटना में शाज़िया के 4 आउटलेट हैं। शाज़िया बिहार के साथ साथ पूरे देश के अलग अलग राज्यों में अपना आउटलेट खोलना चाहती हैं। मैंने शुरुआत किया था महज मैं मिलाकर 3 लोग थे और वो एक छोटा सा शॉप था उधर पाटलिपुत्रा में अल्पना मार्केट में, वहाँ से मैंने शुरुआत की थी। वो मेरा समझिए प्रोटोटाइप था, टेस्टेड था। तो वो फिर जब वो कंप्लीट हो गया और फिर जो है लोगों का दूर दूर से लोग आने लगे और अलग अलग एरिया में डिमांड क्रिएट होने लगा। तो अभी हमने एरिया वाइज जो है मतलब पूरे पटना को कवर करने के लिए 4 लोकेशन पे हमारा आउटलेट है। एक है बोरिंग कैनाल रोड, फ्रेजर रोड, अनीशाबाद और राजा बाज़ार। प्लस उसके अलावा हमारा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी है, तो हम घर से भी या ऑफिस से भी पिकअप करते हैं फिर उनको ड्रॉप कर देते हैं। तो 3 लोगों से हमने शुरुआत की थी। अभी हम लोग एट प्रेजेंट जो काम कर रहे हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय जो है हम लोग 16 लोग हैं और इनडायरेक्ट में कहा जाए जो कि जो फ्रीलांसर जो हमारे सोशल मीडिया और ये सब चीज़ जो हैंडल करते हैं उसमें 5 लोग हैं। तो टोटल मिला के 21 लोग हम लोग वर्क कर रहे हैं इस कंपनी में अभी। शाज़िया का कहना है कि महिलाओं को काम जरूर करना चाहिए। शुरू में समाज भले ही उनका सपोर्ट न करे, लेकिन एक समय आता है जब वही काम आपको एक पहचान दिला देता है और उसी काम से लोग आपकी इज्जत भी करने लगते हैं। शाज़िया का कहना है कि उनके सामने काफी मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करते हुए उन्होंने सफलता हासिल की है। आज शाज़िया को कई सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और सारी महिलाओं को तो इनवाइट करूँगी कि आप बिज़नेस में आइए, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं भी सीखना वो सब कुछ आप सीख जाते हैं। आपका इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि आपको पता मतलब आप इतना डिसीजन, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप डिसीजन मेकर बन जाती हैं। ऑन द स्पॉट आपका दिमाग काम करने लगता है कि प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आप कैसे जो है वो उसको झेलते हुए आप जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और समाज क्या बोलेगा नहीं बोलेगा ये हम और आप ही होते हैं।
आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। बस ये है कि हमें गलत रास्ता नहीं चूज़ करना है। और अगर मैं रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एज अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपना जो लिमिट है मतलब जो है उसमें रहते हुए आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। कोई नहीं रोका है, कोई ना हमारा शरीयत रोकता है ना हमारा कोई रोकता है। अगर रोकता है तो हमारी नॉलेज की कमी हमें रोकती है। देखिए मतलब अगर कोई बोले कि इस काम से जो कि लोग अपनी इज़्ज़त कम होना समझते हैं और इसी से मैंने इज़्ज़त बनाई, तो इसके मैंने जो शूज़ का जो इमोशन है उसको समझा, तभी मेरा जो इंटरेस्ट है ना और ज़्यादा इसमें मतलब बढ़ता चला गया। कि मैंने ये देखा तो हम उसी को जो वो हमारे लाइफ का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है और हम उसको ही नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो हम तो बहुत सेल्फिश हुए ना। जो हमें इज़्ज़त दिलाता है हम उसी की इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं। तो ये मुझे शूज़ का पेन जो है वो मैं उससे रिलेट कर पाई, तो मुझे लगा कि नहीं, शूज़ के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। एक तो मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताऊं कि आप नीट एंड क्लीन रहते हैं, हाइजीन और ये सब चीज़, हेल्थ की अवेयरनेस की, इन्वायरमेंट की, सबकी बात होती है। बट हम अपना जो फुटवेयर है वो जब से ख़रीदते हैं तब से वो जब तक वो डेड नहीं हो जाता तब तक हम उसको क्लीन ही नहीं करते हैं। और हमें लगता है कि हम तो बहुत भाई हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो गंदगी या जो भी बीमारी लोगों को हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपके फुटवेयर के थ्रू ही आपको स्प्रेड कर रहा है। तो अगर आप उसको क्लीन करेंगे तभी तो आप फिर वो प्रॉपर आपका हाइजीन मेंटेन होगा। तो हमारे पास जो शूज़ आते हैं, एक तो शूज़ अच्छे रहते हैं, बस उनके जो क्लीनिंग के लिए वो शूज़ आते हैं। जैसे आप लॉन्ड्री में अपने शर्ट और पैंट को क्लीन कराते हैं वैसे ही फुटवेयर क्लीन के लिए जाते हैं। दूसरा आता है किसी का अगर सोल क्रैक हो गया है तो हम उसको सोल रिप्लेस कर देते हैं, फिर उनका शूज़ नया जैसा हो जाता है। अगर किसी का डल हो गया है तो उसका कलर डाई हो जाता है। अगर किसी का एक्सीडेंटल कुछ ऐसा हो गया है कि एक पेयर बढ़िया है और दूसरे पेयर में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ ऐसा कस्टमाइज़ करके रिपेयर, आपको पता है कि वो रिपेयर हुआ है लेकिन वो ऐसा लुक वाइज उतना पता नहीं चले, विजिबल नहीं हो और वो आपके यूज़ में आ जाए फुटवेयर। इस तरह के शूज़ हमारे पास आते हैं।